सीटेट 2022 पेपर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो रहा है डी। डी में मतलब परवरिश की शैलियों पर भी, आनुवंशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि पर। ठीक है, तो वृद्धि और विकास आनुवंशिकता या आनुवंशिक संगठन और पर्यावरण कारकों सभी अन्योन्याश्रितों के बीच एक जटिल संतुलन द्वारा विनियमित होते हैं। आनुवंशिकता वृद्धि और विकास की सीमा को निर्धारित करती है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा सी। वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन है वो वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक क्या जटिल अंतःक्रिया है। मानव विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरण परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। एक ही तो ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। एक आयामी बता दिया इसने और सार्वभौमिक बताया एक आयामी, तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है, अब देखिए सामाजिकरण स्कूल में ही होता है, ही फिर लगा दिया। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। स्कूल द्वितीय एकमात्र फिर एकमात्र, तो ये दोनों ही पॉइंट गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। सामाजिकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशलों को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो सामाजिकरण है वो समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों, सामाजिक कौशलों को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सामाजिकरण के प्रमुख एजेंटों में परिवार और स्कूल शामिल है। ठीक है, जो हमारे प्रमुख जो एजेंट हैं उसमें परिवार और स्कूल शामिल है, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य भी सामाजिक संस्थान जैसे धर्म और कानून व्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, अतः इस संदर्भ में सामाजिकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया व आसपास वातावरण में भी प्राप्त होता है। और द्वितीय माध्यमिक सामाजिकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं, ठीक है, द्वितीय और माध्यमिक में सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी, समाज के कानून भी आदि हैं। ठीक है, तो वो देखिए सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना, ठीक है, रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक लिखा है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर है। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की अवधि में, जो पूर्व पारंपरिक जो अवधि है वो लगभग 9 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष? 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होता है। 2 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर, आज्ञाकारिता और दंड, और व्यक्तिवाद और विनिमय। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन के द्वारा। ठीक है, पूर्ववलन नहीं होगा, पूर्वाभ्यास नहीं होगा, कलन विधि नहीं होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो प्रक्रिया सुगम होगी वो अनुकूलन द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया सहज होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से, ठीक है, अनुकूलन कैसे? बाहरी रूप से, अनुकूलन बाहरी रूप से
कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा कैसा होता है, सुगम। जो संज्ञानात्मक विकास है वो अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी चुनें। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी चुनें। तो जैसे कि आपका ये दिया गया, ठीक है, जीन पियाजे द्वारा। अब देखिए जैसे कि आपकी अवस्था है, तो पहली अवस्था जीन पियाजे की संवेदी पेशी गामक अवस्था। संवेदी पेशी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की। इसमें परिवर्तन का होता है, इंद्रिय शिक्षक होता है, इसमें प्रतिवर्त क्रिया होती है, अतरंग व्यवहार होता है। इसमें कैसा होता है, अतरंग व्यवहार होता है, प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, इंद्रिय शिक्षक होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। भाषा विकास होता है, इसमें अपरिवर्तनीयता आ जाती है, अहम केंद्रवाद आ जाता है, जीववाद भी आ जाता है पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें तर्क शुरू होता है, प्रतिवर्ती होती है, वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, संरक्षण करना सीख जाते हैं, ठीक है। तर्क का शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ती होने लगता है, वर्गीकरण होने लगता है और संरक्षण भी होने लगता है। संरक्षण किसमें होता है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। नेक्स्ट देखिए अनौपचारिक संक्रात्मक अवस्था। अनौपचारिक संक्रिया अवस्था 11 वर्ष से किशोरावस्था तक, ठीक है, 11 वर्ष से किशोरावस्था तक। इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाते हैं अनौपचारिक संक्रिया अवस्था में। चिंतन शुरू हो जाता है, अपसारी और अवसारी चिंतन होने लगता है, अपसारी और अभिसारी चिंतन होने लगता है, सृजनात्मक चिंतन भी होने लगता है। किसमें, अनौपचारिक संक्रात्मक अवस्था में सृजनात्मक चिंतन भी होने लगता है। इसमें क्या क्या होता है फिर से देखिए, पहला परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, चिंतन शुरू हो जाता है, अपसारी और अभिसारी चिंतन होने लगता है, सृजनात्मक चिंतन भी इसमें होने लगता है। लेव वायस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संवाद की, व्याख्यान की, सजा की या पुरस्कार की। तो संवाद की, कौन सा संवाद की, डायलॉग। देखिए लेव वायस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण है, तो संवाद। कौन सा संवाद, लेव वायस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने तथा अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है, जो या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अंतक्रिया की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेव वायस्की, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रतिपादित किया कि अंतक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसने कहा, लेव वायस्की ने कहा। लेव वायस्की ने प्रतिपादित किया कि अंतक्रिया कि बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वायस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना। वायस्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करने और उन्हें दूसरे के साथ साझा करना, भाषा का उपयोग शिक्षा द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। वायस्की के अनुसार बच्चे वयस्क और साथियों के साथ अंतक्रिया से सीखते हैं। और लेव वायस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना, ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचान, विचारों के बीच संबंध बनाना, ये है। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना,
हार्वर्ड गार्डन के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजने की व तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या है विशेषता है। ठीक है, उन्होंने तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन और वैज्ञानिक जांच करना, स्वरूप का पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। ठीक है, हार्वर्ड गार्डन के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार ये हो गया। अब किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो ये दोनों ही देखिए ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। देखिए ठीक है, ये तो आपको पता ही है। देखिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या बी ऑप्शन विभेदित निर्देश लागू करें। कैसे विभेदित निर्देश लागू करें, क्या इसमें और क्या कह रहा था, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। ठीक है, गैर प्रासंगिक ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या कर विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, विभेदित निर्देश लागू करें। तो ये क्या है, देखिए एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योगदान संस्कृतियों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अक्षमता वाले कई शिक्षार्थी होते हैं। तो इसका एक शिक्षक को पालन करना चाहिए। देखिए चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना है। विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की गति का सम्मान करना होता है। ठीक है, विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीखे और ना कि सीखने के लिए विशेष वातावरण कर सके। ठीक है, इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे विभेदित निर्देश लागू करें। ठीक है, आकलन असेसमेंट बोलते हैं, आकलन को असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आकलन क्या है, देखिए तो आकलन देखिए ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो डी ऑप्शन देखिए, आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जो आकलन है वो बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या है, अभिन्न अंग है आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न अंग है। देखिए शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन और आकलन में शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाते हैं, शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाते हैं और उसे व्यवस्थित करते हैं। मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षण अधिगम एकीकृत में शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आकलन या मूल्यांकन दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करते हैं। केवल ग्रेडिंग या रैंकिंग के लिए आकलन या दृष्टिकोण और इसे अधिगम की गतिविधियों के साथ एकीकृत मूल्यांकन के दृष्टिकोण में बदल दिया गया है, जो शिक्षार्थी ज्ञान के निर्माण का समर्थन करता है। केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए आकलन का दृष्टिकोण और इसे अधिगम की गतिविधियों के साथ एकीकृत, ये बताया मैंने। आकलन को बच्चे की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इस प्रकार एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी, निष्क्रिय है, परीक्षान्मुख है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया, जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता देखें। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और शिक्षकों और साथियों की सक्रिय एवं सहयोग से उत्पन्न होता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को मुख्य रूप से बच्चों की जरूरत को पूरा करना चाहिए और ज्ञान और याद रखने के बजाय समझ, क्रिया और अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए शिक्षक को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर, ए आर दोनों गलत है। देखिए तो इसमें क्या कह रहा था, देखिए शिक्षकों
को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए? नहीं। देखिए, सभी छात्रों का वातावरण अलग होता है और वे विभिन्न वातावरण और संस्कृतियों में भी विकसित है। इस प्रकार उनकी समझ भी भिन्न होती है। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, कथन गलत है। ठीक है, तो अब क्या देखिए आगे, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर बी होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 3 और 4, 3 और 4, देखिए 3 और 4। देखिए, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने की कौशल सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, बाकी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेत नहीं होते, गलत। शिक्षकों ये हो गया। और पहला क्या करें, विशिष्ट बच्चों के सामान्य बच्चों का साथ सीखना आवश्यक, गलत। तो आपका 3 और 4 ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये मैंने बताया, इसको पूरा पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। ठीक है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने कौशल सुदृढ़ होते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो डी ऑप्शन, अपसारी सोच। तो क्या हो जाएगा? अपसारी सोच। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के समान मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। वे समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? व्हाट डज इंक्लूशन इन एजुकेशन इम्पेली? तो शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, जहाँ सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। इसका तात्पर्य है कि सभी शिक्षार्थी, युवा, सामान्य या विकलांग, सामान्य प्री स्कूल प्रावधान, स्कूलों और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था तक पहुँच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयुक्त तंत्र साथ एक ही साथ सीखने में सक्षम है। ठीक है, देखिए, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पढ़ने में। पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन वैकल्य भी बोलते हैं इसको। तो ये किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही भर्ती नहीं कर पाते हैं। कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन, मानकीकृत निर्देश। बाकी सहकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समावेश, लेकिन मानकीकृत निर्देशन नहीं होगा। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समावेशी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमता और चुनौतियों वाले छात्रों को एक ही कक्षा में रखा जाता है। ठीक है, सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन,
एवं उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षाओं की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, जबकि मानकीकृत निर्देश समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार यह सीखना कि कैसे सीखना है मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता और रचनात्मकता तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइस्की ने तर्क किया कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं और बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। और उन्होंने सीखने और विकास को प्रक्रिया के रूप में समझा जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे की पारस्परिक क्रिया के दौरान होता है। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। वाइस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पियाजे और वाइस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा। पियाजे और वाइस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। सीखना। पियाजे और लेव वाइस्की ने अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में बताएं, एक्टिव लर्निंग। ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी में समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुगम बनाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमा और अनुमान जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। एक शिक्षक के रूप में। ठीक है। जब विद्यार्थी भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। डी ऑप्शन संतुष्टि। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या कहा जाता है? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सुसाधित। क्या कहते हैं? सुसाधित। ठीक है। देखिए, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खोज व अन्वेषण के द्वारा। देखिए, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रक्रियात्मक अवध। तो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वनाभिभावी कलन विधि, ये सब समस्या समाधान की अच्छी रणनीति मानी जाएंगी। ठीक है। प्रक्रियात्मक आवर्धन समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, यह प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक कार्य योजना है। ठीक है। कार्य योजना जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीतियों में उनके साथ अलग अलग कार्य योजना है। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभावी कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत, ये एक पूर्व लक्ष्य ले जाते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने क्या है? बी ऑप्शन। एक स्वरूप का सीखना सिखाना स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना यह स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, तो पाठ्यचर्या का मानकीकरण ही होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। असफलता एक वांछित उद्देश्य को पूरा न करने की अवस्था है, ये स्थिति है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक प्रकृति होती है जो स्थान, समय, समुदाय और वंश के अनुसार भिन्न होते हैं। हर बालक का जीवन उसके समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है, जो कि उसे घेरती है और उसे वैसे ही अपनाती है। ठीक है, अब देखिए, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? बच्चों के विकास के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 3 और 4। 3 और 4 इसको देख लेते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतक्रिया करते हैं। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पड़ता है, ये भी मान लेंगे। बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण निर्भर नहीं, केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को नगर के गलत। आपका 3 और 4 सही है। ठीक है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। ये दोनों बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता तथा वातावरण के अंतक्रिया द्वारा होती है। आनुवंशिकता द्वारा, ठीक है, आनुवंशिकता द्वारा जहाँ बच्चे का रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, गुणसूत्र, डीएनए तथा शारीरिक लक्षण आदि निर्धारित होते हैं, वहीं पर वातावरण द्वारा माता के गर्भ में पल रहा शिशु प्रभावित होता है। ये सब ठीक है। तो वायु, धूप तथा स्वच्छता वातावरण के 3 मुख्य तत्व हैं। वायु, धूप और स्वच्छता वातावरण के 3 मुख्य तत्व हैं। ठीक है, 3 मुख्य तत्व हैं जो कि शारीरिक विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। अतः बालक के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया कैसी है? बहुआयामी है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि इसमें शारीरिक, भावांतक और सामाजिक विकास जैसे कारकों की गतिशील अंतक्रिया शामिल है। बच्चों के विकास की दिशा ... होती है और प्रत्येक बच्चा देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ठीक है, अब देखिए, बच्चों की विकास की दिशा अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के प्रभावों के बीच परस्पर अंतक्रिया से बालकों के विकासात्मक रूप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है तथा प्रत्येक बालक के विकास की गति समान नहीं होती, अब तो अपनी स्वयं की गति से विकास करते हैं। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत किससे संबंधित है? समीप दूराभिमुख से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। अर्थात पहले स्पाइनल कोड बनता है, फिर हृदय, इसी क्रम में विकास होता है। इसी क्रम में विकास होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत विकास शरीर से संबंधित है। किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्था है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मीडिया, किताबें, धर्म। मीडिया, किताबें, धर्म ये द्वितीय संस्था है। ठीक है, किशोर के सामाजिकरण के लिए मीडिया, किताबें, धर्म महत्वपूर्ण द्वितीय संस्था है। वही परिवार के सदस्य बच्चे के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक संस्था है, क्योंकि बचपन से ही किसी बच्चे की बुनियादी जरूरत को पूरा करते हैं। पियाजे के मानसिक संरचना जो सोच का आधार के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? पियाजे मानसिक संरचना जो सोच का आधार के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? संतुलीकरण, परिपक्वता, स्कीमा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्कीमा। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है या व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया अपनाते वही उसका स्कीमा होता है। स्कीमा होता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है या व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया अपनाते वह उसका क्या है? स्कीमा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो हम यहाँ पर देख लेंगे। इधर देखिए, संवेदीगामक या
संवेदी चालक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल आ जाते हैं इसमें, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत और जीववाद भी आ जाता है इसमें, ठीक है। मूर्त में तर्क व मूर्त समस्याओं पर प्रयोग होने लगते, तर्क व मूर्त समस्या, ठीक है। और अमूर्त में क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होने लगता है, ठीक है। अधिक पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित या अनुकरण, स्थिति अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डॉट डॉट के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानसिक प्रतिनिधित्वता, ठीक है, मानसिक प्रतिनिधित्वता, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को मानसिक प्रतिनिधित्वता के आधार पर संज्ञान की ओर ले जाती है। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलर के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक अवस्था। देखिए, माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलर के नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, जो व्यवहार खुशी या दर्द के पूर्वानुमान से प्रेरित होता है। इस स्तर के अंतर्गत चरण फर्स्ट दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास, दूसरा है सहायक विनिमय अभिविन्यास। तो कोहलर के नैतिक विकास के अन्य 2 स्तर इस प्रकार से पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनके माता पिता, शिक्षक आदि द्वारा उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून व निर्देश अभिविन्यास, ठीक है, पारंपरिक स्तर पर ही हो जाता है। और उत्तर पारंपरिक स्तर, पारंपरिक नैतिकवादी अपने नैतिक सिद्धांतों जैसे जीवन स्वतंत्रता न्याय आदि के साथ जीते। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए, लेव वाइस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए, लेव वाइस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण सामाजिक अंतःक्रिया है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग से सीखते हैं। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेव वाइस्की के अनुसार। वाइस्की का मानना था कि जब कोई बच्चा भाषा का उपयोग करके अधिक जानकारी या अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार होता है। लेव वाइस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। लेव वाइस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार बच्चे के विकास के लिए 3 मुख्य आवश्यकताएं जो निम्न: सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक और भाषा, ठीक है। राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि 9 चैनल के कौशल है। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार राम किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थानिक, ठीक है। राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि 9 चालन के कौशल। तो हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार राम के स्थानिक बुद्धि की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें विमान चालक, चित्रकार, वास्तुकार आदि ये सब, ठीक है। हार्वर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को समझने के कई अलग तरीके हो सकते हैं। इन्हें 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। हार्वर्ड गार्डन है, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई: भाषागत, देशिक, शारीरिक, संज्ञात्मक, ठीक है, तार्किक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक और प्रकृतिवादी। तो 8 प्रकार की बुद्धि की बताई है, ठीक है। और देखिए, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना है तो सी ऑप्शन,
तो मैं छात्रों का नामकरण व प्रतिकृत कैसे कर सकता हूँ, तो ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए, शिक्षक को मूल्यांकन की योजना बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, अलग अलग छात्रों की सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के भिन्न तरीके क्या हैं। अतः शिक्षक को मूल्यांकन की योजना बनाते समय छात्रों का नामकरण व प्रतिकृत कैसे कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। तो यहाँ पर आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लेना देख कर। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, ठीक है। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और इस तरह नहीं बैठ सकता। ये विशेषता किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और इस तरह नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है। प्रतिभाशाली बच्चों में क्या होता है, सीखने की विशिष्ट जरूरत होती है जिन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि 140 के ऊपर होती है। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्हील चेयर या पहिया कुर्सी, ठीक है। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, व्हील चेयर और पहिया कुर्सी, ठीक है, पहिया कुर्सी ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, ठीक है। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते, तो यहाँ पर आपका आंसर डी। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण बार बार भेदन प्रक्रिया द्वारा नहीं करते, जबकि खेल सामग्री साथ प्रयोग तथा साथियों और वयस्कों से बातचीत करके करते हैं, ठीक है। शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूल में खोज और अन्वेषण द्वारा होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है, खोज और अन्वेषण द्वारा। कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा साल के अंत में किया जाना चाहिए, तो ये बात गलत है। बाकी अधिगम प्रक्रिया एक समग्र आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। आकलन का एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते विविध रूप से होना चाहिए, ये भी सही है। देखिए, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षिकाओं को ठीक है, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, तो दोनों ही बातें सही होंगी, ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या, ठीक है। शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता कारण और कारकों को मानते तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं, ए ऑप्शन। और जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए इसका, ठीक है। देखिए, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। ऐसे बालक परीक्षा में अपनी विफलता के लिए योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, दोषपूर्ण दृष्टिकोण
दृष्टिकोण को जिम्मेदार ठहराते तथा आगे सफलता हेतु कड़ा परिश्रम करते हैं। आंतरिक और नियंत्रण योग, ठीक है। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। नहीं, देखिए समस्या समाधान एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। समस्या समाधान एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समाधान खोजने के लिए किया जाता है, जिसमें ज्ञान के ध्यान केंद्रित करने के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया सकता, ठीक है। बच्चे में वैकल्पिक संकल्पनाओं का सी ऑप्शन होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना होती है। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में एक प्राकृतिक घटना है, बल्कि यह एक प्राकृतिक विचार प्रक्रिया, क्योंकि कोई भी दो मन एक जैसे नहीं सोच सकते, सभी की वैचारिक संकल्पनाओं में अंतर होता है। निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, मैं लड़की हूँ इसलिए गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समष्टिगत विकास का चित्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? ए ऑप्शन, संवाद के द्वारा। किसके द्वारा? संवाद के द्वारा। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समष्टिगत विकास का चित्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो संवाद के द्वारा।